नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक खबर कि नरसंहार के 8वें स्टेज पर है भारत। अमेरिकी सांसद का 63 सेकंड का वीडियो मोदी के बारे में पूरी दुनिया के सामने इस महिला ने क्या बोल दिया, ये सब सामने आता है। तो मुझे लगा कि नरसंहार के 8वें स्टेज पर भारत और एक अमेरिकी सांसद भी बोल रही है। क्या मसला है समझना होगा। एक्सरे से देखा तो सोमालिया मूल की अमेरिकी सांसद इल्हान उमर को पाकिस्तान का हमदर्द माना जाता है। वह पहले भी कई बार कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की नाकाम कोशिशें कर चुकी है। यह कार्यक्रम 7 जून को आयोजित हुआ था, लेकिन इसके वीडियो अब सामने आए हैं। Assalamu alaikum everyone. I want to thank our youth MCs for having me up here. I want to thank the organizers. It's really exciting to be here with you all for us to talk about ways that we can advocate and share the stories of what is happening in India. I've talked about reports coming out of India being at the 8th stage of genocide documentation, and why it's very important for us to continue to raise the alarm. Because we know that it is not just the Modi administration that is causing havoc in India, but it's becoming systematic, and it's going to be really important for every voice for justice, for equality, to speak up and to avoid the unavoidable. So thank you all so much for having me. अमेरिका की डेमोक्रेटिक सांसद इल्हान उमर ने भारत को लेकर एक बार फिर विवादित बयान दिया। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल IAMC के एक कार्यक्रम में उन्होंने दावा किया कि भारत नरसंहार के 8वें स्टेज पर पहुंच चुका है। उनका ये बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और उसको लेकर राजनीतिक बहस तेज हो रही है। यह कार्यक्रम 7 जून को आयोजित किया था, लेकिन इसके वीडियो अब सामने आए हैं। कार्यक्रम का आयोजन IAMC ने किया था, जो लंबे समय से भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सवाल उठाता रहता है। सोमालिया मूल की अमेरिकी सांसद इल्हान उमर को पाकिस्तान का हमदर्द माना जाता है। एक तरफ जहां ईरान भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने में जुटी है, वहीं खुद अमेरिका में वो और सोमालिया प्रवासी समुदाय डोनाल्ड ट्रंप और मेगा समर्थकों के निशाने पर रहते हैं। ट्रंप गुट द्वारा अक्सर उनके समुदाय को संदिग्ध बताया जाता है और खुद उमर पर भी अवैध अप्रवासी होने का आरोप लगाते हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इल्हान उमर ने कहा कि भारत से आने वाली रिपोर्ट यह संकेत देती है कि देश नरसंहार के 8वें चरण में है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार तक सीमित नहीं, बल्कि यह प्रक्रिया अब व्यवस्थित और सामाजिक स्तर पर फैल चुकी है। उमर का बयान अमेरिकी विधिवेत्ता ग्रेगरी एच स्टेंटन के 10वें स्टेज ऑफ जेनोसाइड मॉडल के अंतर्गत था। यह मॉडल के 8वें चरण को प्रोसिक्यूशन यानी उत्पीड़न बताया जाता है, जिसमें किसी समुदाय के खिलाफ राज्य समर्थित दमन, अधिकारियों का हनन, जबरन विस्थापन, संपत्ति जब्त करना और अन्य प्रकार के व्यवस्थित उत्पीड़न शामिल हैं। केंद्र सरकार पहले भी भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के आरोपों को खारिज कर चुकी है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य के मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में कहा था कि भारत दुनिया के सबसे सुरक्षित और समावेशी देशों में एक है, जहां अल्पसंख्यक समुदाय सुरक्षित है। उन्होंने कहा था कि भारत के पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों को धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है और वे शरण लेने के लिए भारत का रुख करते हैं। रिजिजू ने कहा था कि पिछले 12 वर्षों में देश में अल्पसंख्यकों के जीवन स्तर और अवसरों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है तथा किसी व्यक्ति को धार्मिक पहचान के कारण देश छोड़ने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा। मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा के दौरान भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर पूछे गए सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के निजी सचिव CB जॉर्ज ने कहा था कि भारत में हाल ही में हुए चुनाव में 90% से अधिक मतदान हुआ, जो लोकतांत्रिक भागीदारी का बड़ा उदाहरण है।
उन्होंने यह भी कहा था कि स्वतंत्रता के समय भारत में अल्पसंख्यकों की आबादी 11% थी, जो अब बढ़कर 20% से अधिक हो गई है। उनके मुताबिक यह भारत की समावेशी व्यवस्था का प्रमाण है। कार्यक्रम का आयोजित करने वाले आईएएमसी के समय समय पर अमेरिका से भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न घोषित करने की मांग है। संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समेत कुछ भारतीय नेताओं पर प्रतिबंध लगाने की मांग करता रहता है। इस कार्यक्रम में मिनेसोटा के अटॉर्नी जनरल कीथ एलिसन, असिस्टेंट कमिश्नर जेलिना बाबर, मिनेसोटा के सीनेट की मेजॉरिटी लीडर एरिन मर्फी और रिपब्लिकन स्टेट सेनेटर जिम एलेबर सहित अन्य वक्ताओं ने भी हिस्सा लिया था। बड़ा गंभीर सवाल है। भारत के ऊपर 8वीं स्टेज में है एक नरसंहार के लिए। ये जो बोलती है महिला, ये लगातार भारत विरोधी बयान देती है, लेकिन भारत विरोधी बयान देने की जगह कहां से मिलती है? इसके पहले सरकारें थी, अटल जी की सरकार थी, इसके पहले यूपीए की सरकार थी, तब भी ये महिला भारत विरोधी बोलती थी, लेकिन फिर वो जम्मू कश्मीर तक सीमित था। अब पूरे अल्पसंख्यकों को लेकर भारत के चिंताजनक जताने लायक काम क्यों हुआ? इसके कई कारण हैं। इसके पहले अमेरिका में जो सरकारी एजेंसी है जो रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर काम करती है विश्व में, उन्होंने भी भारत में बहुत सारी आशंकाएं जताती थी और भारत में एक अल्पसंख्यकों का को लेकर बहुत बातें कही। तब भी भारत सरकार ने कहा था कि नहीं, ये सही नहीं है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि यदि अमेरिका के व्हाइट हाउस में क्या हो रहा है, ये पल पल की खबर हमें मिलती है। यदि भारत के जहाज को अमेरिकी मिसाइल हिट करता है, तो वो दृश्य हम चंद मिनटों में टीवी पे देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। तो भारत में होने वाली खबरें विदेश नहीं पहुंचती होगी, ये मानना मूर्खता है। ये तो ऐसा हो गया कि मुर्गे को डाले से ढक दो तो सुबह नहीं होगी, सूरज उगेगा, मुर्गा बाग देगा, चाहे उसको डाले के नीचे छुपा दो या उसके आंखों पे पट्टी बांध दो, सूरज तो उगेगा। मुर्गा के बाग देने पे सूरज नहीं उगता। ये इन सत्ताधीशों को और इन तथाकथित हार्डकोर हिंदुत्व वालों को कौन समझाए? लगातार हमारे यहाँ के नेता गोली मारो सालों को जैसे बयान देते हैं, 2080 की बात होती है, शमशान कब्रिस्तान का विवाद होता है, हिजाब का विवाद होता है, झटका हलाल का विवाद होता है। क्या ये विवाद इस देश की विकास में बाधा नहीं डालते? लगातार गाय जो है वो हमारी माता है, ये कहते हैं। गाय की हत्या को लेकर या गो हत्या को लेकर, गोकशी को लेकर कई लोगों की जानें चली गई, लोग भी पकड़े गए, केसेस भी चल रहे हैं। फिर बाद में यही जो अल्पसंख्यक समुदाय के मंत्री थे, किरण रिजिजू जी, इन्होंने ही कहा हम तो गाय को खाएंगे, हमको कोई रोक सकता तो रोक ले। नॉर्थ ईस्ट में गोवा में गाय खाद्य है, बाकी देशों में गाय पूजी जाती है। अब नया बंगाल में रूल निकला कि 14 साल के ऊपर की गाय को आप काट सकते हैं, उसके नीचे की गाय को नहीं। यानी 14 साल की होती सी आपकी मां नहीं रहती। लगातार जब कांवड़ यात्रा होती है तो मुसलमानों के दुकानों को चिन्हित किया जाता है। यात्रा मेले जहां लगते हैं वहां मुसलमानों को दुकानें न देने की अपील की जाती है। मुस्लिम कलाकारों का मंदिरों में यदि प्रेजेंटेशन है तो वो नहीं मना किया जाता था, जो पहले लगातार होता था। जहां से प्रधानमंत्री स्वयं संसद के सदस्य हैं, उस शहर में बाबा विश्वनाथ की सुबह बिस्मिल्लाह खान के सनई से होती थी। बिस्मिल्लाह खान की जात किसी ने या धर्म किसी ने नहीं पूछा, जब वो वहां जाके बाकायदा शहनाई से सुबह बाबा विश्वनाथ की सुबह करते थे, गुड मॉर्निंग करते थे। गुड मॉर्निंग है आज के जेन जी के लिए।
तब किसी ने उनकी धर्म या जात नहीं पूछी। लेकिन आज हर जगह धर्म या जात पूछी जाती है। कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की बात होती है। हिंदू मुसलमान वो कहते हैं कि देश में किसी को विस्थापित नहीं किया गया, लेकिन बांग्लादेशी के नाम से बंगला बोलने वाले मुसलमानों को उत्पीड़ित भी किया जाता है। पुणे में एक परिवार बंगला परिवार बांग, जो बंगाली बोलता है, मुस्लिम परिवार, वो पश्चिम बंगाल का था, लेकिन उसके घर में रात को पुलिस को लेकर ये तथाकथित बजरंग दल टाइप्स के लोग घुस गए। रात को उनको उठाया, प्रताड़ित किया और बोला आप बांग्लादेशी घुसपैठी हो। जब उन्होंने बताया कि हमारा पूरा परिवार आर्मी को समर्पित है, हमारे पूर्वज आर्मी में काम करते थे, उन्हीं के चलते हम पुणे में सेटल हो गए। आज भी हमारे घर के लोग आर्मी में सर्विस दे रहे हैं और पिछले वीक ये हमारे चाचा जो है रिटायर्ड हो गए हैं। जब सारे कागजात देखे तब शर्म के मारे पीछे आ गए। क्या इसको विपणन नहीं करेंगे? मैं बार बार कहता हूं, जब हमारे देश में धर्म के नाम से आप उधम मचाओगे तो ये मत भूलिए कि करोड़ों भारतवासी बाहर हैं और भारत को बदनाम भी करते हैं। मात्र दुकान पे बाबा लिखने से किसी की दुकान बंद करवा देना, जबकि बाबा ये हिंदू शब्द है ही नहीं, ये तुर्की शब्द है। लेकिन ना भाषा का ज्ञान, सिर्फ बेरोजगारी का आलम इतना है, बेरोजगारी के चलते लोगों को कोई काम नहीं है और इन बेरोजगारी के फौज को फुट सोल्जर के रूप में अलग अलग संगठन उग्रवाद की तरफ ले जाते हैं। हिंदू उग्रवाद भी है, कड़वा हिंदुत्व और जबरिया किसी पे थोपना। महाराष्ट्र में पूरे गणपति मंडल रास्ते पे ही गणपति का स्टेज लगता है और स्टेज सेलिब्रेशन होता है, लेकिन नमाज रोड पे नहीं पढ़ सकते। 12 दिन गणपति रह सकते हैं। नमाज को लेके कहते हैं कि रोड चलने के लिए होता है, नमाज पढ़ने के लिए थोड़ी। बिल्कुल, फिर नमाज गणपति के पेंडाल के लिए भी नहीं होता, रोड चलने के लिए तब नहीं रहता। लखनऊ में एक मंदिर के सामने की पूरी रोड ब्लॉक कर दी है क्योंकि वो मंदिर जाने के लिए लोगों का रश होता है। तब वो रोड चलने के लिए नहीं, वो मंदिर के पार्किंग के लिए हो जाती है। डबल मुखौटा लेके डबल स्टैंडर्ड से जब आप राज करोगे तो विश्व में इसकी गूंज उठेगी। और जो लोग भारत विरोधी है उनके हाथ में मसाला मिल जाता है कि वो भारत के खिलाफ और आग उगले। गलती उस महिला की नहीं है क्योंकि उसकी नेचर है भारत के खिलाफ बोलने की, लेकिन उसको खुराक कौन देना है? हमारे यहाँ का कट्टरवाद। एक्सरे में देखता हूं तो कहीं ना कहीं हम भी मुजरिम दिखाई देते हैं। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।